नमस्कार दोस्तों, आपको अपना YouTube चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम संविधान में संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे। अर्थात संविधान में जो पूरे के पूरे 22 भाग हैं, उन 22 भाग में जो सबसे पहला भाग है वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अर्थात आज हम भाग 1 पढ़ेंगे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो आइए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अभी हमने आपको बताया कि भाग 1 में है और ये पूरे के पूरे अनुच्छेद हम 1 से लेके 4 तक, अर्थात 4 हम अनुच्छेद इसमें हम देखेंगे। तो आइए इसके बारे में विशेष चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखोगे कि जो सबसे पहला अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत। यदि आप ध्यान से देखें यहाँ पे क्या कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, अर्थात इंडिया जो कि भारत है। अर्थात यदि आप संविधान में देखेंगे जिन शब्दों का यूज किया गया है, दो शब्दों का यूज किया गया है, एक इंडिया और एक भारत। दोनों शब्दों का यूज किया गया, हालांकि इसमें बहुत बहस चला था, लेकिन ये दोनों शब्द ही दिया गया लास्ट में कि इंडिया और भारत दोनों ही दो का यूज किया गया है। आगे कहा है कि शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात राज्यों का एक संघ होगा। यदि आप ध्यान से यहाँ पे देखो, एक यूनियन की बात की गई यहाँ पे। यदि आप ध्यान से देखेंगे स्टेट, अर्थात यहाँ पे कहा गया है, कि यूनियन अर्थात एक संघ होगा राज्यों का। किसका? राज्यों का संघ होगा। यदि आप ध्यान से देखेंगे राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। यहाँ पे अब मैं बार बार संघ प्रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ? जैसे फेडरेशन में भी संघ होता है और यूनियन में भी संघ होता है। तो क्या फेडरेशन का संघ हम यूज करें या यूनियन का? क्योंकि भारत में फेडरेशन का यूज किया जाएगा या यूनियन का? तो यहाँ पे भारत में जो यूज किया जाएगा वो यूनियन का यूज किया जाएगा, क्योंकि भारत में एक केंद्र होगी, भारत में एक सेंटर होगा और सेंटर के अधीन अर्थात उसके अंदर क्या होंगे? स्टेट होंगे, राज्य होंगे। अर्थात राज्य इनसे ऊपर नहीं हो सकती, किनके? केंद्र के ऊपर नहीं हो सकती। तो ये यूनियन की बात की गई है। जबकि वहीं पे यदि आप देखें फेडरेशन, अर्थात वो भी संघ है, वहां पे फेडरेशन जो यूज किया जाता है वो जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में ना राज्य की भी अपनी अलग स्वतंत्रता होती है, केंद्र की अपनी, क्योंकि हर राज्य की वहां अपनी अपनी अलग अलग संविधान है और हर राज्य की वहां अपनी अपनी अलग अलग नागरिकता है। हर राज्य की अपनी अपनी फ्लैग है, अर्थात झंडे भी हैं। अर्थात यहाँ पे देखा जाए भारत में सबसे पावरफुल कौन है? सेंटर है, अर्थात केंद्र है, और उसके अधीन कौन आता है? राज्य। अर्थात कई राज्य मिलकर एक संघ बनाते हैं, जो कौन है? जो भारत है। जबकि वहीं अमेरिका में देखा जाए हर राज्य की अपनी स्वतंत्रता है, वो अर्थात केंद्र से भी कहीं कहीं पावरफुल हो जाती है, क्योंकि उसकी अलग अपनी एक संविधान है, अपनी एक अलग नागरिकता, अपनी एक अलग झंडे हैं। तो वहां के ऐसा है। अर्थात संघ की बात जब मैं करूं तो यहाँ पे यूनियन की बात की गई है। जबकि अगर हम कहें तो एकात्मक जैसे होती है, तो वो जैसे मान लो जैसे ब्रिटेन हो गया कि वहां केवल और केवल केंद्र है, बाकी राज्य नहीं है। अर्थात केवल और केवल पावर में कौन है? केंद्र है। तो वहां एकात्मक जैसी व्यवस्था है। तो यहाँ पे हम संघ जिसकी बात कर रहे हैं वो यूनियन की बात कर रहे हैं। अर्थात सबसे पावरफुल कौन होगा? केंद्र होगा। उसके अंदर क्या होंगे? उनके अंदर कई राज्य मिलकर संघ बनाएंगे। जो केंद्र कहेगा वो राज्य बात मानेगी, कोई मनमानी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा, अर्थात इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अर्थात यहाँ पे जब भी संघ की बात की जाए तो हम क्या समझेंगे? हम यूनियन की बात समझेंगे। अब यहाँ पे अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 ये कहता है संसद को यह अधिकार है कि, संसद को, किसको? संसद को यह अधिकार है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अर्थात संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी क्या कर सकती है? स्थापना कर सकती है। तो यहाँ पे पहला क्या दिया गया है कि संसद को क्या अधिकार है कि नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल कर सकती है। अर्थात कोई भी नए राज्य को भारत के संघ में, भारत के सेंटर अर्थात केंद्र में शामिल कर सकती है और नए राज्यों का गठन कर सकती है। कौन कर सकती है नए राज्यों का गठन? संसद। किसको अधिकार है? संसद को अधिकार है। जैसे यहाँ पे यदि हम देखें 1954 में पुडुचेरी को, अर्थात पुडुचेरी को गठन किया गया था। वो पहले, इसके पहले कौन शासन कर रहा था? फ्रांस। तो फ्रांस से क्या कर दिया गया? फ्रांस से अलग करके पुडुचेरी भारत में शामिल कर लिया गया 1954 में। वैसे 1961 में किसको? 1961 में गोवा को, जो पहले पुर्तगाली के अधीन था, और 1975 में कौन? सिक्किम, जो पहले चौग्याल राजवंश के अधीन था। अर्थात 1954 में पुडुचेरी जो पहले फ्रांस के अधीन था, 1961 में गोवा जो पहले पुर्तगाल के अधीन था, 1975 में सिक्किम जो पहले चौग्याल राजवंश के अधीन था। अर्थात ये सबको संघ में मिलाया गया, किसमें? केंद्र में, अर्थात यूनियन में, एक संघ में मिलाया गया, भारत के संघ में मिलाया गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब हम अनुच्छेद 3 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि, क्या अधिकार है कि एक या अधिक राज्यों से कुछ क्षेत्र को अलग
या नए राज्य का निर्माण कर सकती है, अर्थात एक या अधिक राज्यों से कुछ क्षेत्र से अलग कर नए राज्यों का क्या कर सकती है, निर्माण कर सकती है। किसको अधिकार है? संसद को। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, कोई भी राज्य का क्षेत्र उसे बढ़ा सकती है, और किसी भी राज्य का क्षेत्र भी घटा भी सकती है, और किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है, और किसी राज्य के नामों में भी परिवर्तन कर सकती है। ये किनको अधिकार है? संसद को। अर्थात कि एक छोटे कई छोटे राज्य मिला के नए राज्य का गठन कर सकती है, या बड़े बड़े राज्यों को करके, अर्थात एक बहुत बड़ा राज्य है उसको छोटा करके दो राज्यों का बंटवारा कर सकती है, अर्थात दो राज्यों का गठन कर सकती है। ये किनको अधिकार है? संसद को। या किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है और किसी राज्य के क्षेत्र को कम भी कर सकती है, और उनकी सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकती है, और उनके नामों में भी परिवर्तन कर सकती है। किनको अधिकार है? ये संसद को अधिकार है। लेकिन एक बात ये याद रखिएगा कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। संसद को भले का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। अब यहाँ पे अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी संविधान संशोधन किए जाएंगे वो साधारण बहुमत से किए जाएंगे। बात को समझिएगा, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी संविधान संशोधन किए जाएंगे वो साधारण बहुमत से किए जाएंगे, कि न कि अनुच्छेद 368 के तहत किए जाएंगे। तो आइए अब हम देख लेते हैं देशी रियासतों का एकीकरण। तो आइए चलते हैं 1947 में, जब देश का विभाजन हुआ था, अर्थात बंटवारा हुआ था, तो भारत के पश्चिमी हिस्से में कौन चला गया? पाकिस्तान चला गया। और भारत के पूर्वी हिस्से में जो वो भी एक पाकिस्तान बना, जो आज का बांग्लादेश है, और हैदराबाद को भी एक पाकिस्तान बनाने की मांग की जा रही थी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। तो जो ब्रिटिश शासन थी, अर्थात ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश शासन थी, वो भारत देश पे दो तरीके से शासन करती थी, एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब ब्रिटिश शासन का यहाँ पे हुकूमत था, राज था, और इनडायरेक्टली का मतलब जो भारत देश में राजा महाराजा थे, जो देशी रियासत थे, उनके ऊपर कौन शासन करता था? ब्रिटिश शासन करती थी। अर्थात एक डायरेक्टली करते थे, एक हमारे जो भारत देश के देशी राजा महाराजा होते थे, देशी रियासत, उन पे शासन करते थे, अर्थात दो तरीके से शासन करते थे। तो बंटवारा जब हुआ तो उसमें ये कहा गया, ब्रिटिश सरकार ने ये कहा कि जिसको मन करे भारत में रहना है भारत में रह ले, जिसको मन करे पाकिस्तान जाना हो पाकिस्तान में चला जाए, और जिसका मन हो अपना अलग एक स्वतंत्र, अर्थात एक अपना अलग। तो उस समय जो पूरे के पूरे 552 देशी रियासत थी। 552 देशी रियासतों में सबसे बड़ा, भारत में अगर देखा जाए, भारत में शामिल करने का देशी रियासत सबसे बड़ा जो भूमिका है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। तो 552 में से 549 भारत में शामिल कर दिए थे कौन? देशी रियासत। 552 में से 549 शामिल कर दिए थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनमें से केवल और केवल 3 ऐसे थे जो भारत में शामिल होना ही नहीं चाहते थे, एक हैदराबाद और एक जूनागढ़ और एक जम्मू कश्मीर। तो जो हैदराबाद नहीं होना चाहता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस के बल पे इसको शामिल कर लिया, और जो जूनागढ़ था, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कर लिया? शामिल कर लिया। अब बचा क्या? अब बचा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो राजा थे वो हरि सिंह थे, क्योंकि वो हिंदू राजा थे, और उसमें जो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो थी वो मुस्लिमों की थी। तो राजा हरि सिंह ने ये निर्णय लिया कि हम अर्थात न तो भारत में जाएंगे, न तो पाकिस्तान में जाएंगे, हमारा अपना एक अलग से क्या होगा, एक अलग से राष्ट्र होगा। तो ये भी शामिल नहीं होना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि जो पाकिस्तान इन पे अटैक करने लगे, तो फिर ये भाग के गए किनके पास? ये भाग के गए पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा अच्छा ठीक है, चलो हम विलय पत्र करते हैं। अर्थात इन्होंने विलय पत्र किया, और विलय पत्र कब किया था? 26 अक्टूबर 1947 में। तो ये जम्मू कश्मीर भी क्या हो गया? भारत में शामिल हो गया। अर्थात 552 में से 549 क्या हो गए थे? शामिल हो गए थे। 3 नहीं हो रहे थे, एक हैदराबाद पुलिस के बल पे आया, और जूनागढ़ जनमत संग्रह किया, और जम्मू कश्मीर विलय पत्र में शामिल हो गया, अर्थात पूरे के पूरे 552 शामिल हो गए। और जो अब जम्मू कश्मीर, पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर की एक अपना अलग संविधान था, अलग एक झंडा था, लेकिन अब वो भी हट गया है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि एकीकरण में योगदान किसका था। तो एकीकरण में सबसे पहला, सबसे बड़ी भूमिका थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और जो गवर्नर जनरल थे भारत के वो माउंटबेटन की, और एक पीबी मेनन की भूमिका थी। तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तो एक ऐसे पायदान पे खड़ा था, एक विषम परिस्थिति पे खड़ा था, जहां पे बिल्डअप करना आसान नहीं था, अर्थात एक ऊंचाई पे ले जाना भी बहुत आसान नहीं था। एक ऐसे पायदान पे खड़ा था, क्योंकि भारत देश में कई अनेक प्रकार के धार्मिक लोग थे, कई अनेक प्रकार के जो लैंग्वेज अर्थात भाषावादी लोग थे,
और उनको आर्थिक स्थिति से भी आगे ले जाना था, चारों तरीके से देखना और ऊँचाई पे ले जाना, बिल्डअप करना आसान नहीं था। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि नए राज्यों का गठन कैसे होता है, राज्यों का अर्थात कौन-कौन से आयोग बनते हैं, तो आइए अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हूँ नए राज्यों का गठन अर्थात आयोग। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखोगे कि एस के धर आयोग अर्थात 1948 में एस के धर आयोग, जिसमें कहा गया कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन हो। एस के धर आयोग में कहा गया, ये जो एस के धर आयोग है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो एस के धर आयोग में ये कहा गया कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन हो, ना कि भाषा के आधार पर। किसमें? एस के धर आयोग में। और जे जेवीपी जेवीपी समिति, जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया। तो ये जो जेवीपी तीन लोग मिलकर नाम रखा गया था, तीन लोगों की नाम से एक समिति रखी गई थी, जेवीपी समिति 1948 में। इसमें भी कहा गया कि भाषाई आधार को अस्वीकार किया गया, अर्थात केवल केवल प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन हो, न कि भाषा के आधार पर। इसमें भी अस्वीकार कर दिया गया। तो क्या होता है कि मद्रास के पोट्टू श्री रामल्लू, जो तेलुगु भाषा जानते थे, तमिल भाषा नहीं जानते थे, तो वो चाहते थे कि हमारे भाषा पर अर्थात हमारे भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो। फिर सरकार उनकी बात नहीं मानती है, तो फिर वो 56 दिन, उस समय सरकार थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो अर्थात उस समय 56 दिन वो आमरण अनशन करते हैं और केवल अपनी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए 56 दिन आमरण अनशन करने के बाद उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तब जाके जब मृत्यु हो जाती है, तब सरकार ये जान जाती है कि अब आगे चल के दिक्कत हो जाएगा, तो वो क्या करती है? 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन करती है। और ये जो आंध्र प्रदेश का गठन करती है, वो प्रथम भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। अर्थात प्रथम भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम जो राज्य था, वो कौन था? आंध्र प्रदेश था। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषाई के आधार पर प्रथम बनने वाला राज्य कौन था? वो आंध्र प्रदेश था। तो अर्थात अब इसके बाद क्या होता है? फजल अली आयोग आता है 1953 में, जो भाषाई आधार को क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है भाषाई आधार को। और इनके ये जो बना था, वो फजल अली अध्यक्षता में, अर्थात फजल अली की अध्यक्षता में बना था। इनके दो अन्य सदस्य थे, एक थे एम के पर्रिकर और एक थे एच एन कुंजरू। ये 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत ये बना था। अर्थात अब भाषाई आधार पर क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया। किनकी वजह से? पोट्टू श्री रामल्लू की वजह से 56 दिन आमरण अनशन किए, इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो पहला जो 1953 में पहला राज्य बना, वो प्रथम भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य था। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।